हेलो। हेलो। हाँ अब। हाँ, आप बोलिए। आवाज़ आवाज़ मेरी जा रही है आपके आपके पास? हाँ, उनकी आवाज़ आ रही है ना? नहीं, नहीं आ रही है। चालू चालू कैसे? चालू ही कर दिया हमने, लाइव ही कर दिया इसको। इसको किया जाए क्या? बोलो बोलो बोलो, बोलिए आप, हाँ, बोलिए आवाज़ आप। आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है आपकी, बोलिए आप, बोलिए। अच्छा। ठीक है हमने। ठीक है। ठीक ठीक। जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी को विशेष बधाई कि उन्होंने राजेंद्र यादव जी की स्मृति में मुझे कुछ बोलने को कहा है। यह माह उनकी स्मृति में मनाया जा रहा है, मगर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक कविता से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। कविता का शीर्षक है मैं नहीं, मैं अपने मोबाइल का, मेरे तो फोन ही होगा, वो तो मामा जी का फोन चल रहा है। हाँ, वो बोलना शुरू कर दिए हैं। हाँ ठीक है, देखिए आप, देखिए हाँ, देखिए। कविता का शीर्षक है राजेंद्र यादव की कुर्सी। राजेंद्र यादव की कुर्सी में ऐसा क्या है कि वह अभी तक खाली है। हाँ, मैं इनके पास ही बैठा हुआ हूँ, मैं। राजेंद्र यादव की कुर्सी में ऐसा क्या है ठीक है। कि वह अभी तक खाली है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस तरह की दूसरी बड़ी कुर्सियां किसी के न रहने पर भी खाली नहीं रहती। राजेंद्र यादव की कुर्सी के बगल में एक और कुर्सी लगा दी गई है, जिस पर बैठती हैं रचना यादव, जो देखती रहती हैं अक्सर उस कुर्सी को। शायद उन्हें भरोसा है अब भी कि एक दिन आएंगे उनके पिता, कहेंगे आते ही, टिंकू, तुमने तो मेरा रास्ता ही रोक लिया है। तुम्हें पता नहीं कि संपादकीय देने के लिए मुझे हर महीने आना पड़ेगा। हंस के दफ्तर में प्रवेश करते ही वीणा उनियाल मुस्कुराते हुए कहती थीं, सर चले जाइए, यादव जी बैठे हैं। और जाते ही राजेंद्र यादव कहते, कहो राधे श्याम, पूरी तैयारी के साथ आए हो, कहाँ चढ़ाई करनी है आज। इसके बाद दुर्गा को लगाते आवाज़। दुर्गा पानी और चाय रख कर चले जाते, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीना उनियाल देखकर भी कुछ नहीं बोली। वह कुछ समेटने में लगी रहीं। जिस कमरे में मैं लपक कर चला जाता था, हिम्मत नहीं हुई उधर देखने की। उदास मन से मैं बैठ गया संगम पांडे के पास। दुर्गा चाय लेकर आज भी चले आए। चाय पीते हुए पांडे जी से बतियाता रहा। देर तक चाय पीते हुए पांडे जी से बतियाता रहा देर तक। आते समय आखिर मन नहीं माना, झांक ही लिया राजेंद्र यादव की कुर्सी की ओर, तो देखा उछलकर कुर्सी के ठीक ऊपर दीवार में टंगी तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे राजेंद्र यादव। कह रहे हों जैसे यही है कुसंगति का प्रभाव, ताक झांक करने की तुम्हारी आदत गई नहीं आज तक। मैं राधेश्याम तिवारी, ये कविता मैंने उनके निधन के बाद लिखी थी, जो कई जगह छपी भी। अब मैं उनकी स्मृति में कुछ बातें हैं जो कहना चाहूँगा। उनसे मैं बहुत गहरे जुड़ा रहा और लगभग 30 वर्षों का संग साथ था उनका उनसे मेरा।
उनके साथ रहते हुए अक्सर मुझे लगा कि उनके भीतर जो एक रचनाकार था वैसा मुझे दिल्ली में दूसरे लोगों में नहीं मिला। वे बहुत ही लोकतांत्रिक स्वभाव के व्यक्ति थे और मनुष्य तो अच्छे थे ही। उनकी स्मृति में कुछ बातें। किसी स्वजन के निधन के बाद हम जब श्मशान जाते हैं तो जीवन के प्रति एक तरह से नैराश्य का भाव पैदा होता है। इसे श्मशानी विरक्ति भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसी विरक्ति जो सिर्फ श्मशान भूमि तक सीमित हो, लेकिन जैसे ही वहाँ से हटते हैं वैसे ही दुनियावी जंजालों से फिर घिर जाते हैं और तब यह सोचने की फुर्सत भी नहीं होती कि एक दिन हम सबको इस दुनिया से चला जाना है। कुछ ऐसी ही स्थिति किसी परिचित लेखक के निधन के बाद उस पर लिखते समय भी होती है। भावातिरेक में हम यह मान बैठते हैं कि मरने वाला वह लेखक लॉन्ड्री में धुले कपड़े की तरह स्वच्छ है। राजेंद्र यादव के निधन के तुरंत बाद मैंने उन पर जो लिखा था उसमें भी भावातिरेक का अंश था, जो हंस के दिसंबर 2013 के अंक में प्रकाशित हुआ। मैं वह दृश्य भूल नहीं पाता जब राजेंद्र यादव की लाश लोधी रोड के श्मशान घाट के एक चबूतरे पर दर्शनार्थ रखी गई थी। उनके चेहरे पर शांति का भाव था। वहीं पास में मनु भंडारी सहित नए पुराने लेखकों की भीड़ थी। नामवर सिंह भी वहां उपस्थित थे। हालांकि राजेंद्र यादव को यह उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर नामवर सिंह उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। बकौल राजेंद्र यादव, आपको मालूम है कौन कौन साहब कहाँ कहाँ होंगे, कौन घर आएगा, कौन सीधे पहुँचेगा, किसको कहाँ से दारू पार्टी में जाना है और किसको शादी, अभिनंदन, विमोचन या जन्मदिन पर। कोई बड़ा नेता, राजनेता तो आएगा नहीं, सबको ही तो अपनी गालियाँ देते रहे, सबको ही तो आप गालियाँ देते रहे हैं अपने सत्ता विरोध के जाम में। अहमदाबाद से लौटने और कलकत्ता जाने के बीच के घंटों में ओशो नामवर तो लिफ्ट न मिलने के कारण आ नहीं पाएंगे। बिना लिफ्ट या सीढ़ी के बाथरूम तक नहीं जाते। कह देंगे खबर ही नहीं लगी। ये संदर्भ है उनकी आत्मकथा है, मुड़ के देखता हूँ उससे। लगता है राजेंद्र यादव की यह भविष्यवाणी नामवर जी ने पढ़ ली होगी। पढ़ाकू तो हैं ही, और तभी भविष्यवाणी झुठलाने का उन्होंने मन बना लिया होगा। वहाँ इतने नए पुराने लोगों का होना राजेंद्र यादव की लोकप्रियता को दर्शा रहा था। उस समय मुझे संजीव की कहानी माँ की ये पंक्तियाँ याद आ रही थीं। किसी को देखना हो तो तब देखो जब वह जा रहा हो, और बिल्कुल साफ साफ देखना हो तो तब देखो जब वह जा चुका हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे, सबके चेहरे के भाव से लग रहा था कि उनका ही कोई स्वजन इस दुनिया से चला गया है। मेरी भी आंखें बार बार भर जाती थीं। इधर हाल के महीनों में मैं राजेंद्र यादव के ज़्यादा निकट हो गया था। कारण था साहित्यिक पत्रिकाओं के विज्ञापन को लेकर एक साझा अभियान, जिसमें दर्जनों पत्रिकाओं के संपादक शामिल थे। उनके जाने के बाद जो खालीपन पैदा हुआ है वह अब शायद ही भर पाएगा। वहाँ जितने भी लोग आए थे उनमें मुझे बिहार के बाहुबली पप्पू यादव भी नज़र आए।
वे चिता के पास ही कोने में बेहद उदास खड़े थे। खुदा मुझसे झूठ न बुलवाए, पप्पू यादव को देखकर मेरे मन में यह सवाल जरूर पैदा हुआ कि इस श्मशान भूमि में उनका आना साहित्य प्रेम के कारण संभव हुआ या कोई अन्य कारण था। हो सकता है यह एक संयोग ही हो, क्योंकि इससे पहले वे किसी लेखक की अंत्येष्टि में मुझे कभी नज़र नहीं आए। तभी मुझे याद आई एक घटना। बात 19 सितंबर 1992 की है। समय दिन के करीब 12 बजे। स्थान दरियागंज, हंस कार्यालय। राजेंद्र जी अमूमन 1-1.5 के बीच ही आते थे। उस दिन कभी अवधेश रंजन भी साथ थे। अवधेश जी कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। वो संयोग से आए थे दिल्ली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे राजेंद्र जी से मिलवाइए, तो हम लोग गए थे। अवधेश रंजन मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मित्र भी, कवि तो अच्छे हैं ही। मेरा मानना है कि अपनी पीढ़ी में बिहार के वे प्रतिभावान कवि हैं, लेकिन आलसी भी राष्ट्रीय स्तर के। यही कारण है कि मेरे तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने बहुत बाद में बाया से बलान तक नामक पहला कविता संग्रह छपवाया, जबकि बहुत पहले उनके इस अनुज के कई संग्रह आ चुके हैं। बहरहाल अवधेश जी ने राजेंद्र यादव से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो हम दोनों हंस दफ्तर चले गए। उस दिन राजेंद्र जी शायद कुछ पहले ही आ गए थे। हो सकता है कुछ ज़रूरी काम से आए हों। तब बिहार में मंडल आंदोलन का विशेष जोर था और जात पात अपने चरम पर थी। नए नए बाहुबलियों का उदय हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में जो एक चेतना जगाई थी, उसे एक अजीब दिशा देकर भुनाने का काम लालू यादव ने किया। पूरे 15 वर्षों तक बिहार के लोगों की भावनाओं का उन्होंने भरपूर दोहन किया। इसको लेकर पूरे देश में बिहार की चर्चा थी। राजेंद्र यादव से अवधेश रंजन का मैंने परिचय करवाया तो वे खुश हुए। बिहार को लेकर चर्चा चली तो अवधेश जी ने उनसे पूछा, सामंतवाद के विरोध में यह जो पप्पू यादव जैसे लोग खड़े हुए हैं, क्या समाज में इससे बदलाव आएगा? क्या बदलाव लाने की भूमिका में कलम की ताकत अब कुंद पड़ गई है? सामंतवाद के विरोध में नव सामंतवाद का उदय नहीं हो रहा है? उनके इस सवाल पर राजेंद्र जी कुछ नाराज से लगे और कहने लगे, जातिवाद में मैं विश्वास नहीं करता। हालांकि अवधेश जी के सवाल का यह उत्तर नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वे सहज हुए और उन्हें लगा कि अवधेश रंजन भी उसी वर्ग की चेतना के कवि हैं जिस वर्ग के पक्षधर राजेंद्र यादव हैं, तो वे पुनः सवाल पर लौटे और देर तक मार्क्सवाद में वर्ग और वर्ण विषय पर बोलते रहे। हालांकि अपने यहाँ अपराधी से महाकवि होने की परंपरा कोई नई नहीं है। अब तो बिहार के ही बाहुबली आनंद मोहन सिंह का कविता संग्रह भी दिल्ली के राजकमल प्रकाशन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन से आ चुका है, जिसके विमोचन में सौभाग्य या दुर्भाग्य से नामवर जी जाते जाते रह गए। हालांकि राजेंद्र यादव के निधन के तुरंत बाद पप्पू यादव की आत्मकथा आई थी। अगर वे जीवित होते तो इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में वे जरूर पहुंचते। इस अवसर पर राजेंद्र यादव की कमी तो पप्पू यादव को भी खली ही होगी। आखिर मृत्यु को वर्षों से टालने वाले राजेंद्र जी कुछ दिन और टाल दिए होते। बहरहाल तभी ताज़ा ताज़ा मैंने राजेंद्र जी की आत्मकथा मुड़ कर देखता हूँ पढ़ी। पुस्तक की कुछ पंक्तियाँ देखें। आपने तो तय कर लिया कि जब अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं तो दुनिया भर की लटर पटर क्यों करें। जो ठीक लगेगा बोलेंगे, जो समझ में आएगा लिखेंगे, मन होगा तो पढ़ेंगे, मगर दूसरों को लेकर आपको परेशान क्यों करें। आप क्यों यह मानते हैं कि
ज़रूरत तो न भीष्म को है, भीष्म मतलब भीष्म साहनी, न ज़रूरत तो न भीष्म को है, न नामवर को, न अजित कुमार को, और न कमलेश्वर को, और न मनोहर श्याम जोशी को। सभी के बेहद संक्षिप्त परिवार हैं और सभी व्यवस्थित हैं। हाँ, इन सबको न जाने कितने भाई भतीजे फिट करने हैं, नाते नाती पोतों के भविष्य बनाने हैं, झूठ सच कंजूसी कमीनापन और दुनिया भर की पंचायतें करनी हैं, वाइस चांसलर, गवर्नर, एमपी, पीएम बनना है, यानी वह सभी कुछ करना है जो हर्षद मेहता, नटवरलाल या हाजी मस्तान को करना है। इसलिए बेहद बचा बचा कर बोलते हैं, हर सही गलत के लिए दर्शन और दृष्टिकोण गढ़ते हैं, हर उठती हुई लहर पर सवार हैं और दौड़ रहे हैं, अपनी पूंछ पिछुआते टामी या टीपू की तरह। यह है लगभग अपनी उम्र के लेखकों के प्रति राजेंद्र यादव के व्यंग्यबाण। लेकिन खबरदार, राजेंद्र यादव की इन बातों में चाहे जितनी सच्चाई हो, मगर यह मानने की भूल आप कभी न करें कि जिन पर उन्होंने ये व्यंग्य बाण चलाए वे सभी उनके शत्रु हैं। कई अवसरों पर मैं उनके आत्मीय लगाव का साक्षी रहा हूँ। नई पीढ़ी को अपनी इस पूर्ववर्ती पीढ़ी से यह सीख लेनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर मन में गांठ बांध लेना और जीवन भर न बोलने की कसम खाने वाले विचारों की इस स्वतंत्रता को नहीं समझ पाएंगे। लोधी रोड के श्मशान घाट पर उस दिन मैं भी वहाँ उपस्थित था। वे अपने ऐसे ही दुश्मनों से घिरे थे। अपने इस प्यारे दुश्मन के बिछोह की पीड़ा साफ साफ झलक रही थी। राजेंद्र यादव उनके लिए 2 in 1 थे, यानी दोस्त भी और दुश्मन भी। तभी मुझे एक शेर याद आया। दहाने जख्म से हर वार पे आवाज़ आती है, खुदा रखे मसीहा का मज़ा कातिल से मिलता है। दहाने जख्म से हर वार पे आवाज़ आती है, खुदा रखे मसीहा का मज़ा कातिल से मिलता है। अपने खिलंदड़ेपन के कारण ठहाका लगाने वाले राजेंद्र जी सबके सामने मौन पड़े थे। किसी का शरीर बिल्कुल हमारे पास पड़ा हो, फिर भी हम उसे याद कर रहे हों, यह अचरज की बात नहीं है। वह व्यक्ति अगर सिर्फ शरीर है तो फिर वह तो हमारे सामने है ही। उसे याद करने की क्या ज़रूरत है? याद तो उसे किया जाता है जो दूर हो। लेकिन शायद जीवन सिर्फ शरीर नहीं है। जाने को तो इस दुनिया से सभी जाते हैं, लेकिन एक लेखक कलाकार का जाना उस तरह नहीं होता जैसा किसी सामान्य व्यक्ति का होता है। जहाँ तक मृत्यु की बात है तो वह तो हरदम हमारे साथ चलती है। वह साथ ही बैठती है और सुदूरवर्ती पथ पर भी साथ साथ चलकर साथ ही लौट आती है। महर्षि वाल्मीकि की यह पंक्ति याद करें जिसमें वो कहते हैं कि मृत्यु साथ साथ चलती है। मुझे लगता है कि गीता में पुनर्जन्म की जो बात कही गई है वह लेखकों कलाकारों के लिए ही है। पुनर्जन्म इनका ही होता है। ये नए रूप में मृत्यु के बाद अपनी रचनाओं से अवतरित होते हैं। ऐसे लोगों के निधन पर जब कोई आंसू बहाता है तो कबीर की वह पंक्ति याद आती है, हम न मरे मरिहें संसारा। जिस समय लोग राजेंद्र यादव के शव को चिता पर जलते हुए देख रहे थे, उस समय मैं उनका पुनर्जन्म होते देख रहा था। हालांकि राजेंद्र जी को पुनर्जन्म में आस्था नहीं थी, नामवर जी को भी नहीं। राजेंद्र यादव दिल्ली के लेखकों में सबसे सुलभ थे। उनसे मिलना जुलना बहुत आसान था। इसका कुछ कारण तो भौगोलिक था और कुछ उनका स्वभाव भी। कुछ लोग अकुड़ या भोजपुरी में कहें तो तिरछोल किस्म के होते हैं। मुझे याद है
2003 के आसपास की एक घटना। तब मैं दैनिक भास्कर में था, संपादक थे आलोक मेहता। वे संभवतः विदेश गए थे। उनके कहने पर संपादकीय पेज के लिए मैंने मनोहर श्याम जोशी को फ़ोन कर लेख मांगा, तो जोशी जी का जवाब बड़ा उल्टा था। वे अकड़ू किस्म के व्यक्ति लगे। मैंने भी उन्हें तनी धीरे बोला, आवाज़ कम करो, आवाज़ सॉरी। मुझे याद है 2003 के आसपास की एक घटना। तब मैं दैनिक भास्कर में था, संपादक थे आलोक मेहता। वे संभवतः विदेश गए थे। उनके कहने पर संपादकीय पेज के लिए मैंने मनोहर श्याम जोशी को फ़ोन कर लेख मांगा, तो जोशी जी का जवाब उल्टा था। वे अकड़ू किस्म के व्यक्ति लगे। मैंने भी उन्हें उन्हीं के लहजे में कुछ कह दिया तो वे शांत हो गए। बाद में एक सहकर्मी ने बताया कि आलोक जी जोशी जी को अपना गुरु मानते हैं। अगर जोशी जी ने उनसे आपकी शिकायत कर दी तो अच्छा नहीं होगा। मैंने हंसते हुए कहा, होंगे गुरु, मुझे तो वे गुरु घंटाल ही लगते हैं, इतना भी दम अच्छा नहीं। यह बात जब मैंने राजेंद्र यादव को बताई तो उन्होंने कहा, देखो राधे श्याम, ये व्यवस्था के लोग हैं, तुम इनके लिखे पर मत जाया करो। इनके कई चेहरे हैं। वे लेखक भी बनना चाहते हैं और साहब भी। उन्होंने यह भी कहा, कुछ ऐसे लोग भी तुम्हें मिलेंगे जो लेखकों के बीच पत्रकार बनकर अपनी धौंस जमाते हैं और पत्रकारों के बीच लेखक बनकर। इससे वे न लेखक बन पाते हैं और न पत्रकार। हालांकि उसके बाद कई गोष्ठियों में जोशी जी आमने सामने पड़े, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में एक बार जो धारणा बन गई उसमें अंत तक बदलाव नहीं आया। कविता को लेकर राजेंद्र जी के विचारों से मैं सहमत नहीं था। मजाक में मैं उन्हें कहता था कि कविता में असफल लोग कहानीकार हो जाते हैं और जो सफल कहानीकार होते हैं उनकी कहानियों में भी कविता होती है। इस संदर्भ में मैं जब रेणु की कहानियों का उल्लेख करता था तो वे बिदक जाते थे। फिर हंसते हुए कहते, साले हिंदी के कवि मुझे कविता विरोधी मानते हैं, जबकि इस हंस कथा मासिक में मैं उनके लिए 2 पेज आरक्षित रखता हूँ। सब नमक हराम हैं। राजेंद्र यादव को मैंने कभी हताश, निराश, टूटा हुआ नहीं देखा। उनके यहाँ नए से नए लेखकों का जमावड़ा लगता था। उनके व्यवहार में कोई लेखकी आतंक नहीं था। सहजता उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक घटना मुझे याद आती है। मैंने उन्हें कुछ कविताएं दी। कविताओं को वे एक बार ही पढ़ गए। एक कविता पर कुछ ज़्यादा बोले। कविता का शीर्षक था सुविधा। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। घर के पास हो अस्पताल तो प्रसव के समय गर्भवती को वहाँ जाने में सुविधा होगी। घर के पास हो पार्क तो बच्चों को खेलने और बुजुर्गों को सैर करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर। घर के पास हो स्कूल तो विद्यार्थियों को वहाँ आने जाने में समय नहीं करना पड़ेगा जाया। घर के पास हो दुकान तो ज़रूरत का मिल जाएगा सारा सामान। घर के पास हो दफ्तर तो काम करना हो जाएगा आसान। पर घर के पास हो श्मशान तो इसको लेकर थोड़ी दुविधा है। जबकि मौत का एक दिन मुअय्यन है तो इसके करीब होने से जलाने या दफनाने में बड़ी सुविधा है। मेरी इस कविता पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम्हें घर के पास ही श्मशान भी चाहिए। मुझे नहीं, सुविधा भोगियों को, मैंने हंसते हुए कहा तो राजेंद्र जी हंसे। 12 जून 2013 की बात है। साहित्यिक पत्रिकाओं के विज्ञापन के सिलसिले में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित से मिलने का समय निश्चित हुआ। मुख्यमंत्री से समय दिलवाने में अनिल मिश्र की अहम भूमिका थी। मिश्र जी न केवल साहित्य प्रेमी हैं बल्कि अच्छे मनुष्य भी हैं। राजेंद्र जी के प्रति उनके मन में आदर भाव है। राजेंद्र जी भी उन्हें बहुत मानते थे। मुख्यमंत्री से मिलने कवि अशोक वाजपेयी को जाना था, लेकिन उन दिनों अशोक जी मुंबई किसी कार्यक्रम में गए थे।
तब राजेंद्र जी से मैंने आग्रह किया कि अब आपको ही आपके चले बिना बात नहीं बनेगी। मेरी बात वे मान गए। मुख्यमंत्री ने भी इस योजना को जारी रखने की अनुशंसा कर दी। उस दिन भी इस योजना के जनक उदय सहाय साथ में थे और मुख्यमंत्री से इस योजना को लेकर उन्होंने बात रखी। अनिल मिश्र तो थे ही। मुख्यमंत्री के निवास से हम लोग निकले तो राजेंद्र जी बहुत खुश थे। राजेंद्र यादव मायावी होने के साथ साथ विवादित भी थे। उनसे जुड़े विवादों की एक लंबी सूची है। उनका असली शत्रु उनके आलोचक नहीं बल्कि वे लोग हैं जो न आलोचना करते हैं न प्रशंसा। मूल बात थी किसी भी तरह चर्चा में बने रहना। अपने इस उद्देश्य में वे सफल भी रहे। मगर ये सब ऊपर की बातें हैं। सच्चाई तो यह है कि वे भीतर से बेहद कोमल और कुछ बच्चों जैसे भी थे। उनके भीतर एक गहरी पीड़ा थी। इस संदर्भ में 30 अप्रैल 2013 की एक घटना मुझे याद आती है। उस दिन उदय सहाय भी साथ थे। हम लोग जैसे ही उनके पास गए उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहानी अमेरिकी लेखक जेम्स थर्बर की थी। कहानी का शीर्षक था द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। इस कहानी में एक युवक था जो टूटे फूटे औजारों के कबाड़ में काम करता था, मगर था कलाकार। चोरी के जुर्म में वह कई बार जेल भी जा चुका था। उस कबाड़ के टूटे फूटे औजारों को जोड़कर उसने एक हवाई जहाज़ बनाया। इतना ही नहीं, उस जहाज़ से उसने पूरी दुनिया की सैर भी कर डाली। दुनिया के लिए यह एक बड़ा चमत्कार था। अब तक उसकी प्रतिभा किसी ने नहीं पहचानी थी। उस देश की सरकार को जब इस प्रतिभा का पता चला तो एक बड़ा समारोह कर उसके सम्मान की योजना बनाई गई। सम्मान वहाँ के राष्ट्रपति के हाथों होना था, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस युवक को सभ्य लोगों की तरह आचरण करना नहीं आता था। उसे बताया गया कि राष्ट्रपति के आने पर वह प्रोटोकॉल का पालन करे। उसे इसके लिए गंभीरता से समझाया गया। राष्ट्रपति के आने के बाद वह अपने असली रूप में आ गया और राष्ट्रपति महोदय की मां बहन करने लगा। उसी समय पुलिस आई और उसे पकड़कर एक कमरे में ले गई। बाहर राष्ट्रपति उसकी सराहना करते हुए अघा नहीं रहे थे और भीतर पुलिस उसकी ठुकाई में जुटी थी। राजेंद्र यादव ने कहा कि जानते हो राधेश्याम, हम लोगों की स्थिति यही है। उस दिन मुझे लगा कि जेम्स थर्बर के बहाने वे अपनी ही कहानी सुना रहे हैं। एक संदर्भ जिसको मैंने हंस में लिखा था उसे भी मैं सुनाना चाहूँगा। अभी 2 दिन पूर्व यानी 27 अक्टूबर 2013 को रात्रि करीब 7 बजे राजेंद्र यादव से बात हुई थी। उन्होंने पूछा कब मिल रहे हो। पता था ही कि अक्सर मंगलवार को ही मैं उनसे मिल पाता हूँ। फिर खुद ही बोले, अच्छा तुम तो मंगलवार को ही मिलोगे, आ जाओ तो कुछ ज़रूरी बात करेंगे। और तभी यशवंत व्यास से भी तुम्हारे बारे में पुनः बात कर लेंगे। जब ये बोल रहे थे तो लगा कि सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही है। मैंने भी बात को विस्तार देना जरूरी नहीं समझा। ऑफिस टाइम के बाद अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो राजेंद्र जी को मैं मिस कॉल ही करता था। सोचता था कहीं आराम कर रहे हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे मिस कॉल के बाद फ़ोन न किया हो। हाल के वर्षों में बीमारियां उन्हें कुछ ज़्यादा ही घेरने लगी थीं। जब भी मेरे मिस कॉल पर सुबह के समय उनका फ़ोन आता तो वे हाँफते से लगते। 29 अक्टूबर को मंगलवार था। पहले से तय था कि उस दिन राजेंद्र जी से मिलना है। अपने रूटीन वर्क की तरह मैं उनके पास जाता ही
लेकिन सुबह सुबह 7 बजे से पहले संवेद के संपादक किशन कालजई और बाद में अलाव के संपादक राम कुमार कृषक का फोन आया कि राजेंद्र जी नहीं रहे। सुनकर लगा कि मैं कोई खराब सपना देख रहा हूँ। क्या वे मंगलवार को इसलिए चले गए कि उनके पास मैं हमेशा की तरह रूटीन में आऊँगा ही, मगर रूटीन में तो दरियागंज हंस दफ्तर शामिल था, लोधी रोड का स्मशान घाट नहीं। यादव जी ने जब एक बार बजरंग बली पर ही हमला बोल दिया था, तब सबसे पहले मैंने ही उन्हें सूचना दी थी कि किसी हनुमान भक्त ने इलाहाबाद में आपके खिलाफ केस कर दिया है। खबर द हिंदू में प्रकाशित है, देख लीजिए और इलाहाबाद जाने की तैयारी में तैयार हो जाइए। तब मैं दैनिक भास्कर में था और संसद भवन के पास INS बिल्डिंग वाले दफ्तर में बैठता था। अपने सहयोगी मित्र रामेश्वर दयाल को कहा कि हिंदू की वह खबर देख लीजिए और यादव जी से बात करके एक बड़ी खबर बना लीजिए। जब रामेश्वर दयाल की खबर दूसरे दिन भास्कर में प्रमुखता से आई तो यादव जी का फ़ोन आया। वे खुश थे, बोले इसमें प्रकाशित मेरे बयान से कुछ लाभ होगा। मैंने कहा अब आप बूढ़े हो गए हैं, हनुमान जी से भिड़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरी इस बात पर यादव जी ने कहा बूढ़ा हो मेरा दुश्मन, और ठठाकर हंस पड़े। हाल के महीनों में राजेंद्र जी से मिलने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही हो गया था। कारण था साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन का मुद्दा। हम लोग इस संदर्भ में राजेंद्र जी से मिले और एक संगठन की रूपरेखा तैयार हुई। संगठन का नाम साहित्यिक पत्रिका समन्वय समिति रखा गया और एक समिति बनाई गई जिसमें सर्वसम्मति से राजेंद्र यादव को अध्यक्ष और मुझे सचिव चुना गया। यह सारी परिकल्पना उदय सहाय की थी। सहाय जी भीष्म पितामह की भूमिका में थे और उदय जी कृष्ण की भूमिका में। राजेंद्र जी भीष्म पितामह की भूमिका में थे और उदय सहाय जी कृष्ण की भूमिका में। समिति का कार्यालय भी हंस दफ्तर ही रखा गया। यह एक अच्छा बहाना बना मिलने जुलने का। तब हुआ कि प्रत्येक माह के आखिरी मंगलवार को संगठन की बैठक होगी। अस्वस्थता के बावजूद राजेंद्र जी इस अभियान के लिए हरदम तैयार रहते थे। राजेंद्र यादव विवादित पुरुष तो थे ही, पर भीतर से बेहद कोमल और कुछ बच्चों जैसे भी थे। वे अपनी बीमारियों को कभी प्रचारित नहीं करते थे। स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर कहते मेरे स्वास्थ्य को क्या हुआ है, लेकिन जब बोलते बोलते उनकी सांसें फूलने लगती या खांसी उभर आती तो उनके स्वास्थ्य का राज खुल जाता। मुझे कई बार लगा कि उनकी ज़िंदगी और खुलेपन का कई लोगों ने खूब लाभ उठाया। लाभ उठाने वालों में सबसे आगे वे महिलाएं थीं जो बाद में उनकी शत्रु बन गईं। यह बात 1992 के आसपास की है। मैं तभी कटिहार से दिल्ली आया था। कटिहार की साहित्यिक मंडली में राजेंद्र जी के चर्चे अक्सर होते। दिल्ली आने के बाद उनसे मिलने दरियागंज हंस कार्यालय गया तो राजेंद्र जी मिल गए। काला चश्मा लगाए हुए थे और सिगार पी रहे थे। मैंने अपना परिचय दिया तो वे कटिहार के कई मित्रों का नाम लेकर हालचाल पूछने लगे। उसी समय दूसरे शहर से भी कुछ युवक आए। उनसे भी उसी तरह उस शहर के लेखकों का नाम लेकर उनका हालचाल उन्होंने पूछा। मैं चकित था कि दिल्ली में बैठे वे कितने लोगों का नाम याद रखे हुए हैं। उनकी इस याददाश्त की मैंने सराहना की तो ठहाका लगाकर उन्होंने कहा, यार मैं अपने इन दुश्मनों को कैसे भूल सकता हूँ। ये साले मेरी जान खाए हुए हैं। सच तो यह था कि अपने उन दुश्मनों को जान खाने के लिए राजेंद्र यादव उन्हें खोजते रहते थे। मिलने जुलने में बहुत लंबा गैप हो जाए तो फ़ोन कर उन्हें गरियाते थे। एक दूसरी घटना 10 जनवरी 1999 की है। राजेंद्र जी लंबी बीमारी के बाद पुनः स्वस्थ हुए थे। विष्णु नागर तब दैनिक हिंदुस्तान में फीचर देखते थे। नागर जी ने अखबार के इस बार कॉलम के लिए
यादव जी से बात करने के लिए मुझे कहा। जब मैं हंस कार्यालय गया तो राजेंद्र जी पूरी तरह तरोताज़ा होकर बैठे थे। उन्होंने चटकदार कुर्ता पहन रखा था। मैंने कहा, आज तो पूरी तरह बन ठन के बैठे हुए हैं। जवाब में ठहाका लगाते हुए उन्होंने कहा, हाँ यार, आज बीवी से मिलने जाना है। दूसरी घटना 2004 के आसपास की है। आकाशवाणी में एक आयोजन था। उसमें राजेंद्र यादव और नामवर सिंह के अलावा कुछ युवा भी आमंत्रित थे, जिसमें मैं भी था। कार्यक्रम के बाद बाहर निकलने पर नामवर जी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, मंडी हाउस। तो उन्होंने कहा कि चलिए, राजेंद्र की गाड़ी से ही मुझे भी साहित्य अकादमी जाना है। नामवर जी उम्र में राजेंद्र जी से 2 साल बड़े होने के नाते उन्हें तुम कहते थे और राजेंद्र जी उन्हें आप। बहरहाल आगे चालक के बगल में राजेंद्र यादव बैठे और पीछे नामवर जी और मैं। चालक को राजेंद्र जी ने कहा कि कनॉट प्लेस होते हुए चलो। तभी नामवर जी ने कहा, नहीं नहीं, आईएनएस बिल्डिंग होते हुए गाड़ी ले चलो। इस बात को लेकर 2 मिनट दोनों महानुभावों में नोकझोंक भी हुई। अंत में नामवर जी का कहा मार्ग ही पकड़ना पड़ा। आईएनएस के पास जब गाड़ी पहुंची तो राजेंद्र यादव ने मेरी ओर देखते हुए कहा, देखो ये जो नामवर सिंह है ना, पूरी हिंदी पट्टी को पथभ्रष्ट किए हुए हैं। यह कहकर उन्होंने जोर का ठहाका लगाया। मुझे भी हंसी आई और नामवर जी भी मंद मंद मुस्कुराए। ऐसी ही एक घटना संभवतः 2094 के आसपास की है। तब मैं झंडेवालान में सीपीआई की पीपीएच बिल्डिंग में बैठता था। उस समय हंस में कविताएं अर्चना वर्मा देखती थीं। मैंने भी हंस के लिए कुछ कविताएं भेजी थीं। उनमें परिचय के अलावा पीपीएच ऑफिस का फ़ोन नंबर भी था। एक दिन उसी नंबर पर फ़ोन आया। मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ, राधेश्याम तिवारी से बात कराइए। जी मैं ही बोल रहा हूँ, मैंने कहा। तुम अपने को समझते क्या हो? बस 3 बरस में ही कविता लिखना शुरू कर दिया? यार तुम्हारा जन्म ही 1991 में हुआ है। तो उनकी बात को काटते हुए मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरा जन्म 1963 का है, उसको ठीक कर लीजिए। यह सुनकर राजेंद्र जी ठठाकर हंस पड़े। तब कविताओं के साथ मेरे परिचय में युवा कवि छपा था। करीब 5 वर्ष बाद हंस में फिर कविताएं छपी तो मैंने राजेंद्र जी से कहा कि इस बार मेरे लिए आपने युवा कवि नहीं लिखा है। मेरी बात सुनकर अपने स्वभाव के विपरीत कुछ गंभीर हो गए और कहीं फ़ोन लगाया। उधर से किसी ने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि हिंदी में दो लोग युवा से आगे बढ़ना नहीं चाहते, एक तुम और दूसरा राधेश्याम तिवारी। जिनसे वे बात कर रहे थे वे उदय प्रकाश थे। एक दिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में कभी भजन कीर्तन गाया है कि नहीं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि जब मैं बच्चा था तो हमारे घर में बूढ़ी महिलाओं के साथ माँ रोज़ भजन गाया करती थी, उसमें मैं भी झाल बजाया करता था। ये बात तब की है जब उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि युवाओं को रामचरितमानस नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितनी बार रामचरितमानस पढ़ा है? उन्होंने नकली गुस्से में कहा 25 बार। मैंने कहा खुद तो 25 बार पढ़ लिए और दूसरे को पढ़ने से मना करते हैं। जवाब में वे बोले, यार अब तुलसीदास अप्रासंगिक हो गए। मैंने कहा तुलसी और कबीर की प्रासंगिकता जनता को तय करने दीजिए। राजेंद्र जी विचारों के लोकतंत्र में आस्था रखने वाले रचनाकार थे। आज जब वे नहीं हैं तो लगता है कि वे पहले से अधिक हमारे बीच उपस्थित हैं। असल में लेखक का 2 जन्म होता है, एक तो वह माँ के गर्भ से जन्म लेता है,
दूसरी बार अपने निधन के बाद। एक बार वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, दूसरी बार काल उससे पराजित हो जाता है। 1 नवंबर को जब हिंदी भवन में राजेंद्र जी की स्मृति सभा में गया तो मन बहुत भारी हो गया था। वक्ताओं के बोलने के पूर्व एक गायक ने कबीर का भजन सुनाया, हम न मरे मरी हैं संसारा। मुझे याद आया यह राजेंद्र जी की प्रिय पंक्ति थी जो स्मृति सभा से लौटकर भी मन में बार बार गूंजती रही। धन्यवाद। अब फिनिश्ड। ए प्राणु प्राणु देखा था, पूछा था नहीं फिनिश्ड कहे के बाद लिख करे के बाद ना हैं? हो गया बा फिनिश्ड कहे के बाद ना पूछ ले पहले पूछ ले उनका से पूछ ले। हेलो 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 हाँ नमस्ते अंकल। अंकल मामा जी, मामा। फिनिश्ड बोला हाँ फिनिश्ड। ठीक है।